ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधुर यादव। नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। यानी आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। जी हां श्रोताओं, कोरोना काल में हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। हमें अपने रोजमर्रा के काम को भी करना है, सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी करनी है और साथ ही परिवार और रिश्तेदारों का भी ध्यान रखना है। हमें ये सभी काम करने हैं, लेकिन बदले हुए परिवेश में और एक नए स्वरूप के साथ। पिछले कई महीनों से हम एक एहतियात के साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी ये न्यू नॉर्मल का दौर लंबा चलने वाला है। जरूरत है कोरोना के इस काल में हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने की। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, साथ ही हैंड और फेस हाइजीन का ध्यान रखिए। अगर आप इन 3 बचाव के उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक जानकारी दें। कोरोना को लेकर आपके मन में उठ रही शंकाओं और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव। डॉक्टर मधुर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ, नमस्कार सदा जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मधुर, अगर हम कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें तो देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अगर हम कोरोना के नए मामलों की बात करें तो उसमें भी पिछले लगभग 1 महीने से खासी कमी आई है। जहां एक ओर विश्व के अन्य देशों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, हमारे देश में इन पर नियंत्रण रखा गया है और ये संभव हुआ है सरकार की असरकारी रणनीति और जन भागीदारी से। आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सरकार के कॉन्स्टेंट एफर्ट से जिस तरीके से उसने लोगों को ये बताया है कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जरूरी है। हम लोगों ने काफी हद तक इस पैंडेमिक पर काबू पाया है। जी। और डॉक्टर मधुर, अमेरिका में फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की शुरुआत आज हो गई है। वहां स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों में जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारे देश में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मॉर्बिडिटीज वाले मरीजों और बुजुर्गों को पहले ये वैक्सीन देने की बात की जा रही है। हमारे देश में भी बहुत जल्द, या यूं कहें कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कुछ हफ्तों में वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है यूएस के हिस्ट्री में कि आज उनके यहाँ उनका पहला शिपमेंट पहुंच गया है दवाइयों का, वैक्सीन का, और उनके वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हर एक देश की वैक्सीनेशन की देने की अपनी अलग अलग प्रक्रिया है। हाँ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में तो ये सबसे पहले दी जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना प्रायोरिटाइजेशन किया है, जैसे खास तरीके से जो एडल्ट हैं, जो 50+ हैं और जो एडल्ट हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है 50 के अंडर 50 हैं, उन सब लोगों को प्रायोरिटी के साथ दिया जाएगा। जी। और डॉक्टर मधुर, किसी भी वैक्सीन के लिए उसकी इफिकेसी और एफिशिएंसी के साथ सेफ्टी एक बहुत बड़ा पहलू होता है और शायद यही कारण है कि हमारे देश में भी पूरी तसल्ली और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आपका क्या कहना है?
देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जब तक हमको उसकी रिजल्ट के बारे में नहीं मालूम हो, एफिकेसी के बारे में ना मालूम हो, तो ये जन भावना ऐसी रहती है कि पता नहीं कितना सेफ है, दें कि नहीं दें, देने से कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जितनी अभी तक ट्रायल हुई हैं उसमें ये है कि जो भी अभी तक उनके रिजल्ट आए हैं फेज 3 ट्रायल के जो भी हैं, उसमें ये है कि वैक्सीन हाँ सेफ है। इक्का दुक्का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो कोई जानलेवा रिएक्शन नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। छोटा मोटा है, जहाँ पर लगाया था वहां पर लोकल साइट में थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई, थोड़ा दर्द हो गया, एक आध फीवर आ गया जो कि पैरासीटामोल को रिस्पॉन्ड कर जाता है। और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी सोचे कि इसको लगवाएं या किसको ना लगवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपसे एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में वहां उन्होंने एक ऑनलाइन सर्वे किया है जिसमें देश के काफी ज्यादा लोगों ने 70% से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन कराने को लेकर बहुत उत्साहपूर्ण जवाब दिए हैं और उन्हें पूरी तरह से प्रतीक्षा है और उसको लेके वो बहुत उत्साहित हैं। जी देखिए ऐसा है कि जब हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, हम वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि क्या ये इस पेंडेमिक को रोकने के लिए सफल होगा। देखिए इस पेंडेमिक से ऐसे नहीं कि लोग परेशान नहीं है। लोगों का जो सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, वो पूरी तरह ग्रसित है। पूरे विश्व में यही हालत है। तो हर आदमी सोचता है कि ऐसी कोई वैक्सीनेशन निकले, ऐसा कोई इलाज निकले जिससे कि हम बाहर जा सकें, हम अपना काम इफेक्टिवली कर सकें। तो उसके लिए अगर जो भी कोई वैक्सीनेशन, जो भी कोई दवाइयां एप्रोप्रिएट होंगी, लोगों का रिस्पांस हमेशा उसके लिए पॉजिटिव होगा। जी। और डॉक्टर मधुर, किसी भी वैक्सीन का असर एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। अभी जो कोरोना की वैक्सीन बन रही हैं, इनका पीरियड कितना लंबा होगा और क्या इसके लिए एक बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी? देखिए अभी तो जो वैक्सीन आई है उनका ये कहना कि एक डोज आप आज लगाएंगे, एक आप 4 हफ्ते बाद लगाएंगे। जी। तो जब आप दो डोज लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ जी, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इम्यूनिटी कितने दिनों तक डेवलप रहेगी। जी। हालांकि एक बात बहुत श्योर है, जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम बता चुका हूं, कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड कि जो प्रिकॉशंस आप लेते हैं वो आप लगातार लेते रहें। जी, शायद इसीलिए हमने जो कार्यक्रम की शुरुआत में हैबिट्स की बात करी थी। तो यहाँ पे अब जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो अपना रहे हैं, वो हमारी हैबिट्स या हमारी आदतों में शामिल हो जाएगा। और इससे ना सिर्फ, डॉक्टर मधुर आप मुझसे एग्री होंगे कि ना सिर्फ कोरोना से, बल्कि प्रदूषण, धूल और दूसरी जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, उनसे भी बचाने में ये सारी हमारी जो हैबिट्स हैं वो काफी कारगर साबित हुई हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास तौर से वो इन्फेक्शन जो कि ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होते हैं। जी। तो उसमें तो ये सब बहुत कारगर साबित होती है। और इस समय बहुत सारे श्रोता हैं जो डॉक्टर मधुर आपसे सवाल करना चाहते हैं। उनके मन में कोरोना को लेकर तरह तरह की शंकाएं हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आपका स्वागत हम करते हैं और डॉक्टर साहब का भी करते हैं, क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी सर मैं दवाई खा रही थी तो मुझे इतना वीकनेस महसूस हुआ, क्योंकि वो हार्ड पावर की थी। तो सर हम जैसे बलरामपुर भी जा रहे हैं, तो एक्चुअली वहाँ पे कोरोना का इफेक्ट है, लेकिन हमारे जो गांव के पूरे मतलब हैं एरिया, यहाँ पे नहीं है। तो सर क्या है, कोरोना की वजह से मेरी वीकनेस और शरीर में भी दर्द भी हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है या फिर दवा खाने से क्या हो रहा है? सर प्लीज बताएं। थैंक यू। जी डॉक्टर मधुर, बदन में दर्द होना और कमजोरी का आना, क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? देखिए रिंकी जी, ऐसा है कि आप किस चीज के लिए दवा खा रही थी तो आपने बताया नहीं। दूसरी बात ये है कि रहा दर्द वगैरह का होना, तो देखिए दर्द वगैरह का होना तो किसी और भी कारण से हो सकता है। मस्कुलर एक्स वगैरह होते हैं। हालांकि इसको ये कहना कि कोरोना की वजह से ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये है कि यदि आपको
बुखार है, आपके गले में खिचखिच है, आपकी सांस फूल रही है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि बताते हैं कि ये कोरोना हो सकता है। लेकिन बदन दर्द को तो नहीं, बहुत सारे और भी इसके कारण हो सकते हैं। जी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो रिंकी जी आपको अपनी जांच करानी चाहिए। और क्योंकि सरकार ने जगह जगह कोविड टेस्टिंग सेंटर्स बना रखे हैं और जहां पे आपको 2 तरीके के टेस्ट होंगे और उनसे आपको जांच में रिपोर्ट आने पर पता लग जाएगा कि आप संक्रमित हैं या नहीं है। और अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आरिफ जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मोहम्मद आरिफ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी धन्यवाद सर। मैं सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि अब काफी कोरोना के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी हम लोगों को ये खास जरूरी है कि हम एहतियात करें। तो सर हम कौन कौन बातों का ध्यान रखें ताकि इस बीमारी से बहुत दूर रहें? जी डॉक्टर मधुर, हम अक्सर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या सावधानियां हैं जो लोगों को अपनानी चाहिए ताकि वो संक्रमण से बच सकें। आरिफ जी, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अनावश्यक बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ इलाके से अपने आप को बचाएं, हमेशा मास्क पहन के रखें और आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें। यदि आप ऐसी जगह हैं जहां आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं, कहीं बाजार गए हैं, कहीं गए हैं, तो आप अपने साथ सैनिटाइजर की एक छोटी सी शीशी जा सकते हैं और अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली उससे धोते रहें। और तीसरी बात यह है कि हमेशा 2 गज की दूरी या अप्रोप्रिएट दूरी बना कर रखें एक दूसरे आदमी। और जब भी आप बाहर से आएं तो आप कोशिश करें कि आप सीधे अपने कपड़े चेंज करें, बाथरूम में जाएं, नहा के बाहर निकलें। और घर में भी ये प्रिकॉशन बरतें कि कोई भी यदि आदमी घर में आता है तो ये दूसरे आता है तो उसको आप कोशिश करें घर में ना आए, घर के बाहर रखें। बच्चों को जो आपके एडल्ट, जो आपके एजेड माता पिता हैं उनसे दूर रखें। और यदि वो बाहर नहीं जाते फिर तो कोई बात नहीं, और बाहर जाते हैं तो वो भी बच्चे भी मास्क पहन के बाहर से हमेशा आए। डॉक्टर मधुर, सोशल मीडिया पर हमारे लिसनर श्री राम शर्मा जी ने ये पूछा है कि जब वो ड्राइव करते हैं और मास्क लगाते हैं तो अक्सर चश्मे में उनके भाप भर जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये एक काफी प्रॉब्लम है चश्मे के साथ मास्क लगाने में, तो इसे वो कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं इसे कहना चाहूंगा कि जब आपका मास्क टाइट फिटेड नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। जब आपका मास्क स्पेशली N95 आपके टाइट फिटेड है तो ये एयर एस्केप नहीं होती, और अगर इस तरह से आपके चश्मे में आ जाता है तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका मास्क ठीक नहीं है। आप अपना मास्क उचित तरीके से पहने और उसको नाक के पास वाली क्लिप को थोड़ा सा दबा लें ताकि वो टाइट हो जाए और कहीं से भी एयर एस्केप ना हो। जी डॉक्टर मधुर, आपने ये जो बहुत जिसे कहते हैं ना कई बार बहुत महीन सी बात होती है, मास्क लगा लें पर मास्क को सही तरीके से लगाना ये बेहद जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि अक्सर हम देखते हैं कि मास्क में नोज पिन होती है, अगर हम उस नोज पिन को सही तरीके से दबाव के साथ उसे लगाएं और उसे दबा दें लगाने के बाद, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो ये समस्या है इससे उन्हें निजात मिल जाएगी। और अब हम रुक करते हैं सिरसा हरियाणा का, जहां से ओम प्रकाश जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, धन्यवाद जी। सवाल पूछिए। हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मैं किसी विशेषज्ञ की राय थोड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया आप उस पर अपनी उनकी एक्टिविटी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि एक वैक्सीन भी आने वाली है और दूसरा जैसे जैसे मानवीय स्टेजें हैं ये इसको उस विशेषज्ञ ने 7 स्टेजों में डिवाइड किया है, जिससे जो है हमारी मानसिकता भी कुछ आपको होगी क्या सर। जैसे 0 से लेकर 6 तक शैशव काल, यानी 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यकाल, और 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक किशोरावस्था, और 20 वर्ष से 40 वर्ष तक यंग अवस्था, यानी 40 से 60 वर्ष तक परिपक्व अवस्था यानी पूर्ण पुरुष, और 60 से 80 वर्ष तक यंग ओल्ड यानी, और 80 से एंड तक जो है बिग ओल्ड। कृपया इस पर भी अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और वैक्सीन में और हमारी मानसिकता में क्या ये कुछ स्टेज हमें पता हो तो कुछ डेवलप कर हो सकता है। कृपया धन्यवाद।
जी डॉक्टर मधुर, जीवन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, चाहे हम बालकाल की बात करें, युवा अवस्था की बात करें, या प्रौढ़ अवस्था की बात करें, या फिर हम बुजुर्ग होने के बाद की बात करें, तो अलग अलग शायद इसीलिए अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा गया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है और उन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि चलिए हम बुजुर्ग से शुरू करते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं और तो उनमें असल में क्या होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे समय बीता जाता है उनकी इम्यूनिटी कम होती जाती है। उनमें एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को हार्ट डिजीज है, ये हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, कोई भी इन्फेक्शन के लिए, और वायरल इन्फेक्शन भी उनमें से एक है। जो लोग बीच वाले में होते हैं 40 से 60 में, अगर इन लोगों में इन्फेक्शन के प्रोन तो होते हैं, लेकिन अगर कोई इनमें कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, इनमें कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज की, क्रॉनिक किडनी डिजीज कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इनमें खतरा थोड़ा कम होता है। हाँ, इन्हीं लोगों में यदि ये बीमारी होती है तो इनका खतरा बढ़ जाता है। और अब रही बच्चों की बात, रही एडल्ट की बात, एडल्ट में जो हम कहते हैं 20 से 40 के बीच में, ये बहुत ही प्रोडक्टिव पीरियड होता है। इसमें बच्चे को इसमें युवक को यूजली बहुत कुछ नहीं होता है, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, खूब भागता दौड़ता है, तो इसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों में। बच्चों में क्या होता है कि वायरल लोड ज्यादा होता है, लेकिन इनमें इन्फेक्शन नहीं होता। तो बच्चे इसलिए अच्छे होते हैं कि ये सिर्फ वायरस को हार्बर कर सकते हैं, वायरस को अपने अंदर रख सकते हैं, और ये इन्फेक्शन दे सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन इनको नहीं होता। तो बच्चे इस मामले में थोड़ा सा और लोगों से अलग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा एडल्ट से जब ये बीमारी हो तो दूर रखना चाहिए, और अगर बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो एक स्पेशल प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जी डॉक्टर मधुर, आपने बहुत अच्छे से जितनी भी हमारी अवस्थाएं हैं उसमें क्या कुछ संक्रमण की संभावनाएं हो सकती हैं उसको आपने हमारे श्रोताओं को एक्सप्लेन किया। और अब हम रुख करते हैं दिल्ली से, मंगोलपुरी से जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में ब्रह्मदत्त जी। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर जी नमस्कार। जी ब्रह्मदत्त जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। जी सर, मेरी 2 उत्सुकताएं हैं। पहली है, क्या कोरोना वैक्सीन जो है जिसका हम सुन रहे हैं बहुत समय से, वैक्सीन के आने से कोरोना का जो खात्मा या उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, पहला जी। दूसरी सर जी, जो वैक्सीन है क्या इससे कोई व्यक्ति का डीएनए भी प्रभावित हो सकता है क्या भविष्य में? धन्यवाद। जी डॉक्टर मधुर, आप देख रहे हैं किस किस तरह की लोगों के अंदर शंकाएं हैं, इवन डीएनए के बदलने तक की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद वैक्सीन के बारे में हम बार बार, अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वैक्सीन को लेकर लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, और शायद इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट जब हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो हम उनसे लोगों की इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए वाला सवाल लेते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का डीएनए में बदलाव हो सकता है वैक्सीन लेने से? देखिए सिद्धार्थ जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और सबसे बड़ी बात है जब से हमारी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शुरू हुई है ये चीजें बहुत आने लगी। देखिए, वैक्सीन से डीएनए में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि डीएनए में बदलाव जो होता है वो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, वैक्सीन के द्वारा हम 2-3 चीजें देते हैं। या तो हम आदमी को वो वाले वायरस लगाते हैं जो हम इनएक्टिवेट कर चुके होते हैं, या उसका एक पोर्शन लगाते हैं, या उसका हम आरएनए सीक्वेंस लगाते हैं। तो व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो चेंज नहीं हो सकता है, नहीं। तो ये जो सोचना है गलत है। और सबसे बड़ी बात ये, जब तक ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों में जो हेजिटेंसी है ना, लोगों में जो हेजिटेंसी है वैक्सीनेशन के प्रति, वो दूर नहीं होगी। तो लोगों के छोटे छोटे डाउट दूर करने बहुत जरूरी।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि डॉक्टर मधुर, जैसे कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, जैसे अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें तो वो एक आरएनए वैक्सीन है, हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, डीएनए आरएनए की बात करते हैं, तो शायद ये बातें वहां से निकल के ह्यूमन डीएनए तक पहुंच गई हैं। नहीं, असल में ये इसलिए होता है क्योंकि जब लोगों को उस बीमारी के बारे में या उसकी प्रिवेंशन के बारे में डिटेल में नहीं मालूम होता। देखिए, हम एक पोर्शन निकालते हैं, उसको हम अप्रोप्रिएट तरीके से चेंज करके फिर हम वैक्सीन के फॉर्म में देते हैं, वो जाके प्रवेश करता है शरीर के अंदर और जाकर सेल्स में अपनी तरीके से वो प्रोटीन बनाता है और यह बनाने में मदद करता है, जो कि प्रिवेंशन करती है, जो कि बताती है भाई देखो ये वायरस आ रहा है, इससे हमको प्रिवेंट करना है, तो वो एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये दो चीजें अलग अलग हो गई। इसमें ये कहना कि साहब वहां चला गया जाके उसने डीएनए चेंज कर दिया, शायद यही कारण है कि लोगों में अभी तक इसके प्रति थोड़ी सी हेजिटेंसी बनी हुई है वैक्सीनेशन को लेकर। जी, और इन्होंने पूछा है कि कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर होगी। देखिए, ऐसा है, ये तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितनी देखिए कारगर होने का क्या मतलब होता है कि आपने लगा दिया, आपके लगाने से लोगों में इन्फेक्शन नहीं हुआ। जब इन्फेक्शन नहीं हुआ तो जो ट्रांसमिशन हो रहा था वायरस का वो रुक गया। कहते ये कि अगर 60% लोगों में इन्फेक्शन हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी आ गई, सब लोगों में हो गया, तो अब वायरस बेचारा इन्फेक्ट करेगा किसको? अपनी डेथ मर जाता है, एक आध लोगों में होता रहता है। यही हाल वैक्सीनेशन, जो आप वैक्सीनेशन एक लोगों को दे देंगे, काफी हद तक एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी लोगों में, तो फिर इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ये अच्छी बात है। और वैक्सीनेशन से, क्योंकि इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि हमारा देश वैक्सीनेशन का हब कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन की सप्लाईज होती हैं वो हमारा देश करता है, तो पूरे विश्व की निगाहें इस समय हमारे देश पर लगी हुई हैं। हमारे वैज्ञानिक रात दिन अपनी लैब्स में अच्छी से अच्छी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, उनके ट्रायल्स पूरे हो गए हैं और बहुत जल्दी वैक्सीन हमारे पास आने वाली है। और अब हम रुख करते हैं बिहार का, जहां से अहमद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि देश में जब लोग 95% ठीक हो रहे हैं जी, जबकि इसकी वैक्सीन आई नहीं हुई, इसका आप खुलासा कर दें। जी डॉक्टर मधुर यहाँ ये पूछ रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ रिकवरी हमारे देश में 95% तक पहुंच गई है और ये बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम ढूंढते हैं अंधकार में प्रकाश, तो वो वाली चीज है कि ये सबसे सकारात्मक बात ये है कि कोरोना से हमारी जो रेट ऑफ रिकवरी है 95% तक लोग ठीक हो रहे हैं हमारे देश में। अब ये जानना चाहते हैं कि इतना हाई रेट ऑफ रिकवरी, अभी कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो ये कैसे संभव हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो ये बात हम लोग शुरू से मानते रहे हैं कि 85% में इन्फेक्शन बिना वायरस आता है, बिना कुछ करे चुपचाप थोड़ा सा बुखार दिया, गला खराब हुआ, होकर चला गया। हाँ, वो कोविड पॉजिटिव रहता है और एक हफ्ते बाद 8 दिन बाद नेगेटिव हो गया और धीरे रिकवर कर गया। 10% केसेस में या 12% केसेस में थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा होता है, हम कहते हैं मॉडरेट इन्फेक्शन होता है। उसमें आदमी को सांस फूलना, बुखार ज्यादा दिन लंबा चलना, कुछ और एसोसिएटेड कंडीशन होना, इससे ऐसा होता है, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। हाँ, उसमें से 5% ऐसे होते हैं जिसमें कि इन्फेक्शन बहुत सीवियर होता है और उसमें 1 से लेकर 2% ऐसे होते हैं जिनकी की मृत्यु हो जाती है जी। तो अगर हम देखें तो 100 में से केवल 1 से लेकर 2% वही जो कि बहुत सीवियर थे उनकी डेथ हुई ना, बाकी सब रिकवर कर गए। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे 95% रिकवरी रेट है, इसका मतलब है कि हमारा इन्फेक्शन कम था, हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ट्रीटमेंट हमने उस समय लिया, जल्दी आकर हॉस्पिटल आकर वो एडिक्वेट था, वो ठीक हो गया। जो 2% जिनमें इन्फेक्शन बहुत सीवियर था, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर मिला नहीं मिला, वो अलग बातें होती, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो इसमें उनमें डेथ रेट ज्यादा होती है। आपने कहा 95% ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है, 95% ठीक हो गए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी आबादी कितनी है?
जी। इतनी आबादी तो किसी की है नहीं, तो इस केस में 95% ठीक होते हैं। एक लिमिटेड 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख केस में 95% ठीक हो रहे हैं, मायने रखते हैं। लेकिन आबादी तो हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है ना जी। तो उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन का आना बहुत जरूरी जी। और अब हम रुख करते हैं राजस्थान का, जहां से जयपुर से रामुल यादव जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो रामुल जी, नमस्कार। हाँ साहब, जय सिया राम डॉक्टर साहब। जय सिया राम, जय सिया राम जी। अपना सवाल पूछिए। मैं रामुल यादव नेत्रहीन हूँ साहब जी। और मेरी 83 साल की उम्र है जी। और मैं घर से 6 महीने से निकलता नहीं हूँ और मास्क लगाता हूँ तो मेरा मतलब सांस लेने में दिक्कत आती, बीमारी कुछ नहीं है मेरे, और बुढ़ापे में थोड़ा कफ आता है साहब इन दिनों में। अब तो इसका क्या इलाज है, पहला सवाल तो ये है जी। और मैं चलने फिरने के छत के ऊपर सवेरे सवेरे घूमता हूँ तो उसमें मास्क लगाना जरूरी है क्या? छत के ऊपर सुबह 5 बजे घूमता हूँ अपनी पे। रामुल यादव नेत्रहीन हूँ मैं, 83 साल की उम्र है साहब। जी। डॉक्टर मधुर बुजुर्ग हैं और जैसा कि कोरोना के इस काल में हम देखते थे, अगर हम आज से 7 से 8 महीने पहले की बात करें तो सुबह सुबह जॉगर्स पार्क में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जिनके हंसने की आवाज, तेज चलने की आवाज, एक दूसरे से शेयरिंग किया, बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन कोरोना काल में जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए और बहुत सारे जो इस तरह के जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, वो घर पर ही हैं, छत पर चलते हैं। पूछ रहे हैं क्या मास्क लगा के चलना चाहिए? देखिए, ऐसा है रामू जी, बहुत अच्छी बात है। आपका प्रश्न सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सुबह 5:15 बजे टहलते हैं, सुबह उठना बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अब ठंड आ गई है, अब 1 महीने पहले की बात नहीं रही है। आप सुबह का घूमना अवॉइड करें, क्योंकि सुबह के समय जो होता है वो कोहरा पड़ता है, जो वातावरण में जो सस्पेंडेड बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप अवॉइड करें। दूसरी बात ये, यदि आपको आप दिन में किसी भी टाइम घूम सकते हैं, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। और सुबह के समय यदि आप घूम रहे हैं, आप मास्क लगा के घूमते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। घर में मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं। और आपकी ये जो बात कि मास्क लगाने पर आपकी सांस फूलती है, मैं मानता हूँ मास्क लगाने से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन आप मास्क जब लगाएं जब आप घर से बाहर जाएं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने जो अभी कहा कि आप सुबह घूमते हैं, सुबह ना घूम के किसी भी टाइम घूम लीजिए, मास्क लगा के घूमिए छत के ऊपर। और जो आपको खांसी आती है, आपको सीजनल है, आप किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं और उसकी भी दवा ले सकते हैं। जी। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर मधुर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा सिस्टम बहुत ये कोशिश में है कि इस पैंडेमिक को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन के बारे में पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, मालूम कीजिए। और जब भी आपके पास ये फैसिलिटी आती है, प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं। और तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो अभी सिद्धार्थ जी ने बात की थी, उसका जरूर ख्याल करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ वगैरह लगातार धोते रहें। जी डॉक्टर मधुर, जब आवश्यक ना हो कृपया घर से बाहर न निकलें। डॉक्टर मधुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे, डॉक्टर मधुर ने आपको कोरोना से बचाव के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ से बचिए और कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। साथ ही आपके आसपास जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहिए, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मधुर यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।